हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का विकास। आज मैं आपको हिंदी के विकास के विषय में बताऊंगी। आइए आरंभ करते हैं। नंबर 1, आदिकालीन हिंदी। हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा के विकास का शिशुकाल है। इसमें हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल इसलिए कहा गया है, आपने देखा होगा शिशु। शिशु मीन्स एक बालक। जब बालक हमारा बहुत छोटा होता है तो वो धीरे धीरे अपना विकास करता है, मतलब धीरे धीरे उसका विकास होता है। धीरे धीरे वो बैठना सीखता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है और फिर वो बोलना सीखता है। उसी तरीके से आदिकाल के समय में हमारी अपभ्रंश भाषा जो थी, जैसे मैंने आपको बताई है कि अपभ्रंश भाषा का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था और हिंदी भाषा की बोलियां और भाषाएं स्पष्ट रूप से विकसित नहीं हुई थी। वह कौन सी भाषाएं थी? ये देखिए, वो सबसे पहली भाषा थी ब्रज भाषा, दूसरी थी अवधी भाषा, तीसरी थी खड़ी बोली। इन भाषाओं का विकास तो हुआ था, लेकिन यह पूर्ण रूप से या कहना चाहिए कि निश्चित रूप से विकसित नहीं हुई थी। उस समय ब्रज भाषा में जो चरित्र लिखा गया है वो सुधीर अग्रवाल ने लिखा है और उस चरित्र का नाम है प्रद्युम्न चरित्र। उसी तरीके से अवधी भाषा में मुल्ला दाऊद की चंद्रायन और लोरकहा प्रथम कृति मानी जाती है। इस प्रकार से अवधी भाषा का साहित्य के उत्तरोत्तर भाषा में विकास होता चला गया। आगे आती है हमारी खड़ी बोली। आदिकालीन खड़ी बोली का स्वरूप सरहपा सिद्धों, गोरखनाथ नाथों, अमीर खुसरो सूफियों और नामदेव, जयदेव और रामानंद की रचनाओं में देखने को मिलती है। हिंदी भाषा अपभ्रंश से निकलती हुई खड़ी बोली हमें इनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। आया बच्चों आपको यहाँ तक समझ में कि ब्रज भाषा, अवधी भाषा और खड़ी बोली कैसे हमारी धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में और लिखने के साहित्य में शामिल हुई। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, मध्यकालीन हिंदी। इस काल तक आते आते मध्यकाल तक आते आते हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो गया था और प्रमुख बोलियां विकसित हो गई थी। इनमें से जो कि 3 बोलियां ऐसी थी जिनका रूप बहुत निखर कर आया था और वो थी हमारी ब्रज भाषा, अवधी भाषा और खड़ी बोली। और आज की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां भी इसमें शामिल थी। ब्रज भाषा और अवधी भाषा का अत्यधिक साहित्यिक रूप में प्रयोग हुआ और इनको कुछ देशी राज्यों का संरक्षण भी प्राप्त हुआ। वहीं खड़ी बोली मिश्रित रूप से प्रयोग होती रही, मिश्रित रूप से इसका साहित्य में प्रयोग होता रहा और 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त हुआ और यह साहित्य में इसने एक अपनी नई दिशा प्राप्त की। मध्यकालीन भाषा। हिंदी की मध्यकालीन मध्य देश की भाषा परंपरा उत्तरदायित्व का निर्वाह हिंदी भाषा की ब्रज भाषा ने किया। ब्रज भाषा अपने समय की उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा थी, जिसको गौरवान्वित करने का श्रेय हिंदी के कुछ कृष्ण भक्त कवियों को जाता है। कवियों के नाम जैसे सूरदास, मीराबाई, रस खान आदि नाम है और भी बहुत सारे नाम है। बच्चों यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हिंदी को हम जितना जानेंगे वो बहुत कम है, क्योंकि हिंदी का इतिहास बहुत अधिक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में खड़ी बोली का रूप उत्तर से बदलकर दक्कन में हो गया। इस प्रकार खड़ी बोली 2 रूपों में प्रचलित हुई, उत्तरी हिंदी और दक्कनी हिंदी। खड़ी बोली का मध्यकालीन रूप कबीरदास, मलुकदास, रहीम आदि की रचनाओं में देखने को मिलता है। नंबर 3, आधुनिक कालीन हिंदी। आधुनिक काल तक आते आते ये बोलियां और भाषा जनभाषा से काफी दूर हो गई थी। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली। 19वीं सदी तक काव्य की ब्रज भाषा और गद्य की खड़ी बोली। देखिए मैंने क्या बोला, 19वीं सदी तक काव्य की ब्रज भाषा और गद्य की खड़ी बोली। उस समय काव्य की जो है ब्रज भाषा थी और गद्य में जो भी हमारी रचनाएं होती थी वो खड़ी बोली में होती थी। और 20वीं सदी तक आते आते खड़ी बोली गद्य और पद्य दोनों में साहित्यिक भाषा बन गई।
20वीं सदी आते आते गद्य और पद्य की हमारी खड़ी बोली एक साहित्यिक भाषा बन गई। जब ब्रज भाषा और अवधी भाषा साहित्यिक रूप से जनभाषा से दूर होने लगी तो उनका स्थान धीरे धीरे खड़ी बोली लेने लगी। अंग्रेजी सरकार ने भी इसका प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक कालीन युग में जहां एक और अंग्रेज आ गए थे, मुगल शासक आ गए थे और मुगल शासकों ने जहां एक और अपनी भाषा उर्दू का प्रचार कर दिया था, वहीं इस ब्रज काव्य की ब्रज भाषा के कारण खड़ी बोली के अस्तित्व को संघर्ष करना पड़ा और खड़ी बोली को सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का सहायता प्राप्त हुई। इस वजह से वो हमारे देश की सर्वप्रमुख साहित्यिक भाषा बन गई। ओके बच्चों, अगर आपको मेरी ये हिंदी की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आगे की वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।